नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस। मैं हूं आकांक्षा ठाकुर आपके साथ। नमस्कार, मैं हूं हिना आपके साथ। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बीजेपी कांग्रेस में जारी सियासत के बीच फेसबुक का बयान, नीति लागू करते वक्त पार्टी और नेता नहीं देखते। इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन ने संसद की स्थायी समिति को लिखी चिट्ठी। बिहार में सियासत गरमाई, जेडीयू से मंत्री श्याम रजक की आरजेडी में घर वापसी, तो आरजेडी को भी लगा बड़ा झटका। 3 विधायक जेडीयू में होंगे शामिल। सुप्रीम कोर्ट में नीट और जेईई एग्जाम स्थगित करने की याचिका खारिज। अब तय समय पर ही होगी परीक्षा। 1 से 6 सितंबर तक JEEE और 13 सितंबर को नीट का एग्जाम। कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ते देख बिहार सरकार ने 6 सितंबर तक बढ़ाया लॉकडाउन। देश में कोरोना से मरने वालों की संख्या 50,000 पार। और टर्की के राष्ट्रपति की पत्नी से मिले एक्टर आमिर खान, सोशल मीडिया पर हुए ट्रोल, सियासी बयान भी तेज। बॉलीवुड एक्टर आमिर खान अनचाहे कारणों से विवादों में हैं। दरअसल वो अपनी फिल्म लाल सिंह चड्ढा की शूटिंग के सिलसिले में तुर्की पहुंचे हैं। उन्होंने रविवार को तुर्की के राष्ट्रपति की पत्नी अमीन एर्दोगान से मुलाकात भी की। इस मुलाकात की तस्वीर को तुर्की की प्रथम महिला एमीन ने ट्विटर पर शेयर कर दिया। इस पोस्ट के बाद से ही आमिर खान को ट्विटर पर आलोचना झेलनी पड़ रही है, क्योंकि तुर्की के राष्ट्रपति जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के खिलाफ बयान दे चुके हैं। और यही वजह है कि आमिर और तुर्की के प्रथम महिला की मुलाकात के चलते भारत के सोशल मीडिया यूजर्स में नाराजगी देखने को मिल रही है। अभिनेता आमिर खान को ट्विटर पर ट्रोल किए जाने का कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राशिद अल्वी ने विरोध किया है। राशिद अल्वी ने ट्रोलर्स को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि अगर आमिर टर्की में फर्स्ट लेडी से मिलते हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। जो लोग हंगामा कर एतराज कर रहे हैं उनके पीछे जरूर कोई मकसद है। हाँ, हमारे देश का एक मशहूर आर्टिस्ट है, एक एक्टर है। अगर वो टर्की के अंदर फर्स्ट लेडी से मिलता है तो मुझे इसमें कोई हर्ज नजर नहीं आता। जो लोग हंगामा कर रहे हैं, एतराज कर रहे हैं, उनके पीछे यकीनन कोई मकसद है। वरना चाइना ने हमारे कितने फौजियों को शहीद कर दिया और उसके बाद 20 जुलाई को अडानी ग्रुप, अडानी खुद जाकर चाइना के अंदर 300 करोड़ डॉलर्स का एग्रीमेंट करते हैं चाइना की एक कंपनी के साथ। उस पर किसी ने एतराज क्यों नहीं किया? कांग्रेस पार्टी आमिर खान के सपोर्ट में है, तो वहीं विश्व हिंदू परिषद आमिर खान को ट्रोल किए जाने से खुश नजर आ रही है। देखिए, वो जो कहते हैं कथनी और करनी का अंतर है ना, वो भी समझना पड़ेगा आपको। और व्यक्ति को जो है वही दिखना भी चाहिए ना जी, और जो दिखता है वो होना भी चाहिए। जब एक देशद्रोही के साथ खड़े हो जाओगे और जब देश विरोधी के साथ खड़े हो जाओगे, जिसके टर्की के बारे में किसको नहीं पता, ये वही देश है ना जिसका जिक्र इनसे पहले ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने अपने ट्वीट में किया था। और ये वही टर्की है, यह वही इस्लामिक राष्ट्र हैं जिनका जिक्र अल्पसंख्यक आयोग के जो अध्यक्ष हैं जफरुल इस्लाम, वो भी कोट करते हैं इसको कि आखिरकार अगर देश के मुसलमानों ने शिकायत कर दी तो जो राष्ट्र हैं वो भारत पर आक्रमण कर देंगे। आखिरकार इन लोगों को ये प्रमोशन के लिए प्लेटफॉर्म क्यों मिलता है? अपनी फिल्म के निर्माण के लिए तुर्की जाना और उसके प्रमोशन के लिए वहां के राष्ट्रपति की पत्नी से मिलना, यह महज संयोग नहीं हो सकता। इसके लिए हमें आमिर खान और तुर्की दोनों की पृष्ठभूमि को समझना चाहिए। तुर्की वो देश है जिसने भारत के द्वारा धारा 370 हटाने के निर्णय का विरोध किया था, भारत के आंतरिक मामलों में दखल दिया था और पाकिस्तान के साथ खड़ा हो गया। फेसबुक को कंट्रोल किए जाने के अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल यानी कि WSJ के आर्टिकल पर बवाल जारी है। इस मामले में इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन ने संसद की स्थायी समिति को चिट्ठी लिखकर मामले की जांच कराने की अपील की है।
WSJ ने फेसबुक हेट स्पीच रूल्स कॉल्स विद इंडियन पॉलिटिक्स शीर्षक से आर्टिकल पब्लिश किया है। WSJ की रिपोर्ट के अनुसार 2 मुख्य आरोप लगाए गए हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि फेसबुक भारत में सत्तारूढ़ बीजेपी नेताओं के भड़काऊ भाषा के मामले में नियम कायदे में ढील बरतता है। वहीं दूसरा आरोप है कि चुनाव अखंडता के नियमों का अनुप्रयोग ये करीब 300 मिलियन उपयोगकर्ताओं और हमारे लोकतंत्र के लिए खतरे की बात है। वहीं IFF ने कहा है कि इन दोनों की विस्तृत जांच की आवश्यकता है। क्वालिटी लैब्स द्वारा 2019 की एक रिपोर्ट में लेखक ने चेतावनी दी थी कि तत्काल हस्तक्षेप के बिना भारत में बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक हिंसा के ट्रिगर के रूप में इस तरह के घृणास्पद भाषण को हथियार बनाने की संभावना है। इससे पहले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने फेसबुक और व्हाट्सएप को लेकर अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल में छपी खबर पर बीजेपी और संघ पर निशाना साधा था। राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा कि भारत में फेसबुक और व्हाट्सएप को बीजेपी और संघ कंट्रोल कर रहे हैं। इसके जरिए फर्जी खबरें और नफरत फैलाने का काम किया जा रहा है। साथ ही मतदाताओं को प्रभावित करने में भी इसका इस्तेमाल हो रहा है। राहुल ने कहा कि आखिरकार अमेरिकी मीडिया ने फेसबुक और व्हाट्सएप का सच सामने ला ही दिया। फेसबुक विवाद पर राहुल गांधी के ट्वीट पर दिग्विजय सिंह ने कहा है कि राहुल जी ने सही कहा है, फेसबुक को अपना रवैया बदलना चाहिए। देश में नफरत और धर्म पर भड़काने वाले बयानों को फेसबुक पोस्ट होने देती है, जो कि उसकी मान्यताओं और घोषित नीति के विपरीत है। मार्क जकरबर्ग साहब को इस विषय में अपना पक्षपाती रवैया बदलना चाहिए। फेसबुक की पॉलिसी निदेशक अंकित दास ने पत्रकार आवेश तिवारी के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। आवेश तिवारी हमारे स्वराज एक्सप्रेस चैनल के छत्तीसगढ़ ब्यूरो प्रमुख हैं। फेसबुक और बीजेपी के संबंधों को लेकर लिखने पर अंकित दास ने पत्रकार आवेश तिवारी के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। तो फेसबुक ने आवेश तिवारी पत्रकार हैं हमारे, उनके ऊपर FIR दर्ज कराई है। अंकित दास ने फेसबुक हेड जो है इंडिया के, उन्होंने आवेश तिवारी पर FIR दर्ज कराई है। बता दें कि वॉल स्ट्रीट जर्नल जो है उसने एक रिपोर्ट की थी जिसमें बताया गया था कि किस तरह से हेट स्पीच जो है उनके खिलाफ फेसबुक कार्रवाई नहीं कर रहा है, जो ज़्यादातर बीजेपी के जो नेता हैं या बीजेपी के जो विधायक हैं उनकी तरफ से फैलाए जाते हैं, उनके ऊपर किसी तरह का कोई कार्रवाई नहीं हो रही है हेड स्पीच को लेते हुए भारत में। और अब आवेश तिवारी स्वराज एक्सप्रेस चैनल के छत्तीसगढ़ ब्यूरो प्रमुख हैं, उनके ऊपर फेसबुक के जो हेड हैं इंडिया के अंकी, उन्होंने FIR दर्ज कराई है उनके खिलाफ। जी बिल्कुल हिना, तो यहाँ पर दर्शकों को बता दें कि फेसबुक की पॉलिसी निदेशक है अंकित दास, जिन्होंने पत्रकार आवेश तिवारी, जो कि हमारे स्वराज एक्सप्रेस चैनल के छत्तीसगढ़ ब्यूरो प्रमुख हैं, उनके खिलाफ अब FIR दर्ज कराई है। हमारे साथ हमारे छत्तीसगढ़ ब्यूरो प्रमुख आवेश तिवारी जुड़ गए हैं लाइव बात करने के लिए। आवेश, तो फेसबुक की पॉलिसी निदेशक अंकित दास ने आपके अगेंस्ट FIR दर्ज कराया है, कहां पर ये FIR दर्ज हुई और क्या कुछ इस FIR में कहा गया है? जी, उन्होंने FIR में ये कहा है कि हमको तमाम तरह से धमकियां दी जा रही हैं। जब से वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अमेरिका के ये खबर प्रकाशित की है, उसके बाद मुझे लगातार थ्रेट कॉल्स मिल रहे हैं, तमाम तरह की मुझे धमकियां मिल रही हैं, इस तरह की बात उन्होंने कही है। और दिल्ली में कुल 5 लोगों के खिलाफ साइबर सेल में मुकदमा दर्ज कराया है, जिनमें से 2 लोग फेसबुक में हैं, जिनमें एक मेरा नाम है। हम आपको बता दें कि जब WSJ ने ये खबर छापी थी, उसके बाद देश के तमाम वेबसाइट पे, तमाम पत्रिकाओं में ये खबर आई थी, और उसके बाद हमने एक फेसबुक पोस्ट लिखी थी, जिस फेसबुक पोस्ट में केवल एक बात सीधे तौर पे हमने कहा था कि एक तरफ जहां हेट स्पीच का मामला है, देश में लगातार 2-3 वर्षों से जिस प्रकार की हिंसा, दंगे देखने को मिल रहे हैं, सामाजिक सद्भाव कमजोर पड़ा है, ये फेसबुक की जिम्मेदारी बनती है कि वो न्यूट्रल रहे और न्यूट्रल होकर के काम करे।
यही बात हमने अपने रिपोर्ट में लिखी थी और हमने अपने उस फेसबुक पोस्ट में इस बात का भी जिक्र किया था कि WSJ ने जो तहकीकात की है, WSJ के 2 रिपोर्टर्स ने, उनमें मुख्य बातें क्या है। जी आवेश, तो अब आपका जब FIR दर्ज हो गई तो अब आपका कोर्स ऑफ एक्शन क्या है इस पूरे मामले को लेकर? अगला कदम आप क्या उठाने वाले हैं? जी देखिए, अभी तो फिलहाल मुझे FIR की कॉपी नहीं मिली है और मैं बड़ा आश्चर्य में हूं और बतौर महिला अंशी दास का बेहद सम्मान है, लेकिन जिस तरह की पॉलिसीज हैं, इस बात की शिकायत लगातार हो रही है पिछले 5-6 वर्षों से कि सांप्रदायिक सद्भाव वाली जो पोस्ट होती है, जिन पोस्ट आफ्टर पुलवामा जो तमाम सवाल पूछे गए सरकार से, वो सारी पोस्ट फेसबुक ने उनको तमाम नियम कायदों के साथ ब्लॉक कर दिया, हटा दिया। CAA NRC के खिलाफ जो पोस्ट लगाई गई थी उनको हटा दिया गया। तो कहीं ना कहीं एक वातावरण शंका का बनता है जी। तो अंकी दास चूंकि यहाँ की पॉलिसी डायरेक्टर है, ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो सुनिश्चित करें कि इस प्रकार का वातावरण न बने। और जिस तरह की WSJ ने जो खुलासा किया है वो अपने आप में हतप्रभ कर देने वाला है, जो T राजा सिंह तेलंगाना के विधायक को लेकर के है। जी शुक्रिया आवेश, हमसे जुड़ने के लिए और बात करने के लिए। तो वॉल स्ट्रीट जर्नल के फेसबुक पर गंभीर आरोप, फेसबुक की सफाई पर और सियासी तकरार पर देखिए हमारा खास कार्यक्रम राजनीति 5:30 बजे। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का, अब बने रहिए हमारे साथ। क्या खत्म हो जाएगी MSP? किसान तो कर्जे में जा रहा है, किसान को कुछ भी नहीं बच रहा है। क्या कभी हो पाएगी किसानों की आय दोगुनी? क्यों किसानों से बड़े हैं कॉर्पोरेट के मुद्दे? क्या कभी मिल पाएगी हमारे किसानों को भी पश्चिमी देशों के किसानों जैसी सब्सिडी? क्यों भारत में बढ़ रहे हैं अमेरिका और चीन के कृषि उत्पाद? क्यों किसान के लिए महंगा है कर्ज और कॉर्पोरेट के लिए सस्ता? क्यों कोई नहीं सुनता आवाज किसानों की? जुड़िए मेरे साथ हिंद किसान की बात स्वराज एक्सप्रेस पर। चलो इतिहास के कुछ पन्ने पलटते हैं, चलो उस दौर में कुछ दूर चलते हैं। हो बात ग्वालियर की या हो कहानी मुमताज की, बेगम नवाब की झलकियां या हो बात काले ताज की, हर तरफ पसरा यहाँ इतिहास है। यूं ही नहीं कहते सभी, मध्य प्रदेश तो कुछ खास है। वक्त के निशान। सपने सच तब होंगे जब आप सपने दिखना शुरू करेंगे। ये शब्द हैं उस शख्सियत के जिसके सपनों ने दी इस देश को एक नई उड़ान, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और ऐसे ही हर स्टूडेंट के सपने पूरे करेंगे हम, अंडर बेस्ट गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट फैकल्टी टीम। एडमिशन ओपन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी, इंदौर। For the details, contact 180030026072। स्ट्रीम कोई भी हो, बेस्ट करियर ऑप्शन के लिए है भाभा यूनिवर्सिटी। बेस्ट फैकल्टी, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कॉलरशिप्स, हाईटेक लैब्स, 27 acre of lush green campus, hostel facility. Admissions open for engineering, pharmacy, dental, computer application, management and agriculture. भाभा यूनिवर्सिटी at होशंगाबाद रोड, भोपाल। Call 9165025500। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस। बढ़ते हैं आगे की खबरों की तरफ। चुनावों से पहले बिहार में सियासी उठापटक लगातार जारी है। नीतीश सरकार में मंत्री रहे श्याम रजक ने घर वापसी कर ली है। तेजस्वी यादव की मौजूदगी में श्याम रजक ने एक बार फिर RJD का दामन थाम लिया है। श्याम रजक ने कहा है कि नीतीश कुमार ने JDU का संविधान तोड़ा है, इसीलिए वो अब उनके साथ नहीं देंगे। बड़ा हास्यास्पद लगा, रात में उन्होंने आ गया मीडिया के द्वारा कि हमको बर्खास्त किया गया। तो जो जनता दल यू का संविधान है, संविधान हमारे पास कॉपी है, संविधान है ये जनता दल यू का। उस संविधान में
धारा 19 के अंतर्गत है कि आप कैसे निकाल सकते हैं, किस पर कार्रवाई कर सकते हैं। मैं राष्ट्रीय परिषद का सदस्य और नीतीश कुमार जी का नामांकन जब हो रहा था राष्ट्रीय अध्यक्ष का, तो मैं उसके प्रस्तावक था। तो जब मुझको ही जब निकाल दिए और मैं राष्ट्रीय परिषद का सदस्य हूँ और मुझको आपने निकाल दिया और आपने बिना 10 मिनट में सब कुछ हो गया कि अपने संविधान की रक्षा न कर सकता हो, उससे क्या उम्मीद की जा सकती है? राज्य की संविधान, राज्य की रक्षा और राष्ट्र की और भारत का संविधान को कैसे बचाया जा सकता है? दलित उत्पीड़न अत्याचार अधिनियम के सवाल पर जब विधानसभा में घेराव किया था, तेजस्वी जी थे प्रतिपक्ष के नेता की हैसियत से वहाँ, और इन्हीं के नेतृत्व में जब हम लोग सब लोग बेल में आए थे, हम सत्ता में थे लेकिन हम लोग भी बेल में आए थे, और वही खटक होने लगा कि दलितों की बात कहने वाला कैसे हो सकता है। ये सारी बात है और इस लेकर के मैंने इस्तीफा की बात कही। उधर तेजस्वी यादव ने भी नीतीश सरकार को निशाने पर लिया है और बीजेपी पर भी करारा वार किया है। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको नीतीश जी ने ठगा नहीं। नाम अगर हम लोग गिनवाना शुरू कर दें पूरी किताब भर जाएगी, लेकिन उदाहरण के लिए अगर हम याद दिलाना चाहें, आप लोगों को रिफ्रेश कराना चाहें, चाहे जॉर्ज फर्नांडिस जी हो, चाहे दिग्विजय सिंह जी हो, चाहे भाजपा के लोग हो जो थाली खींचने का काम किया गया, या हम लोग हों बीजेपी में, चाहे शरद यादव जी हो, जीतन राम मांझी हो, तो कोई तो व्यक्ति अगर देखा जाए तो कोई तो बचा ही नहीं जिसको नीतीश जी ने नहीं ठगा हो। बिहार ने मैंडेट महागठबंधन को दिया था, चोर दरवाजे से बीजेपी को सरकार में लाने का काम इन्होंने किया। जो व्यक्ति जनादेश का अपमान कर दे उसका कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। बिहार के विकास के लिए, बिहार को आगे बढ़ाने के लिए उनकी कोई आइडिया नहीं रह गया, कोई दूरदर्शिता नहीं रह गई है। नीतीश कुमार जी थक चुके हैं, अब उनसे बिहार संभलने वाला नहीं है। वहीं श्याम रजक को लेकर एनडीए घटक लोक जनशक्ति पार्टी ने ट्वीट करके कहा है कि श्याम रजक जी का एनडीए में जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। हम आपको बता दें कि श्याम रजक पर बयान जारी कर एलजेपी ने सीधे नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। दरअसल एलजेपी की तरह जेडीयू में भी एनडीए का घटक है। इन दिनों बिहार में चुनाव को लेकर राजनीति गरमाई हुई है और सीट बंटवारे को लेकर एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान लगातार जेडीयू पर निशाना साध रहे हैं। यही वजह है कि जेडीयू से श्याम रजक की छुट्टी किए जाने के बाद एलजेपी ने दलित पासा फेंकते हुए जेडीयू पर निशाना साधा है। हम आपको बता दें कि श्याम रजक बिहार की राजनीति का बड़ा दलित चेहरा है। बिहार में करीब 16% वोटर दलित समाज से हैं। एक ज़माने में आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के करीबी माने जाते थे। उनकी और राम कृपाल की जोड़ी राम श्याम की जोड़ी कही जाती थी। पटना के फुलवाड़ी शरीफ से लंबे समय से श्याम रजक ही जीतते रहे हैं, करीब 25 साल, और लगातार 1995 से फुलवाड़ी के विधायक हैं। 2009 में उपचुनाव को छोड़कर लगातार 6 बार विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं। बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ गई हैं। दल बदल शुरू हो गया है। केंद्र में एनडीए की सहयोगी पार्टी एलजेपी के प्रमुख चिराग पासवान लगातार नीतीश सरकार पर हमला बोल रहे हैं। ऐसे में चुनावों के दौरान क्या नए समीकरण बनेंगे, इसी को जानने के लिए हमारे संवाददाता प्रशांत त्यागी ने राज्यसभा सांसद मनोज झा से बात की है। बिहार में चुनावों को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। दल बदलने का दौर शुरू हो गया है और राजनीति गरमाने लगी है। इसी पर ज़्यादा बातचीत के लिए राजद के राज्यसभा सांसद मनोज झा जी हमारे साथ हैं। सर, बाढ़, कोरोना और अब नीतीश सरकार के जो मंत्री हैं वापसी कर रहे हैं, घर वापसी कहेंगे उसको, क्या कहना चाहिए? मेरा मानना है कि अभी भी हमारा दल चुनावी सरगर्मी में संलग्न नहीं है। हम पॉलिटिकल वल्चर की तरह नहीं दिखना चाहते हैं कि जब इंसानी जिंदगी में कोहराम मचा हुआ हो, सरकार शून्य में काम कर रही हो, कहीं कुछ नहीं है। बाढ़ की आपदा कोरोना संक्रमण को बढ़ा रही है। तो जो भूतपूर्व जो मंत्री महोदय आ रहे हैं, श्याम रजक जी, एक कद्दावर नेता
जदयू के, हमारे यहाँ से ही गए थे, और वो वापस जाहिर तौर पे उन्हें भी कहीं ना कहीं लगा होगा कि सरकार की प्रतिबद्धता शून्य के सफ़र में चल रही है, तो जाहिर तौर पे वो आ रहे हैं। लेकिन अभी भी हमारे लिए प्राथमिकता लोक जीवन है, लोगों की ज़िंदगी है। हम बाकियों की तरह डिजिटल वर्चुअल रैली नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि लोग अभी क्या चाहते हैं। विपक्ष तो लगातार तमाम मुद्दों को बिहार के अंदर उठा ही रहा है, पुरजोर तरीके से, तेजस्वी यादव हो, तेज प्रताप हो, लेकिन उसके साथ साथ एलजेपी जो कि एक एनडीए का पार्ट है सेंट्रल में, हालांकि बिहार में नहीं है इस तरह से, लेकिन वो भी लगातार हमलावर है। तो लगता है कि तानमान अब सही नहीं है। नहीं, एक बात आप जान लीजिए कि लोक जीवन का एक उसका एक व्याकरण होता है। इधर लाशें गिर रही हों, लोगों को अस्पताल में बेड ना मिल रहा हो, और सिर्फ इसलिए हम चुप रहे कि हम गठबंधन में। नेता प्रतिपक्ष तो मार्च के महीने से कह रहे थे, तभी उनका मखौल आप उड़ा रहे थे, पूरा का पूरा मंत्रिमंडल और माननीय मुख्यमंत्री जी। आज उनकी कही हुई सारी बातें सच हो रही हैं, तो आपके हाथ पांव ठंडे पड़ रहे हैं। जाहिर तौर पर चिराग जी अगर वो दे रहे हैं तो वो आलोचना नहीं, सलाह है। नेता प्रतिपक्ष जो कह रहे हैं वो आलोचना नहीं, सलाह है और सुझाव है। और कोई हुकूमत जब सलाह और सुझाव को आलोचना समझने लगती है ना, यानी कि उस हुकूमत ने इंसानी जिंदगियों के साथ अपने आप को विमुख कर लिया। सर, एक आखिरी सवाल, लगता है कि एंटी नीतीश सरकार का माहौल बनने लगा है और जो अन्य विपक्षी दल हैं वो एकजुटता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, सीधी सी बात है, आवाम तय करती है सब कुछ, लोग तय करते हैं। लोगों ने पीड़ा झेली है, लोगों ने दंश झेला है, लोगों ने चीज़ों को तार तार होते हुए देखा। लोग तय करेंगे। वो जो विकल्प होगा ना, जो इस चुनाव में पैदा होगा, वो विकल्प एक ट्रांसफॉर्मेटरी एजेंडा के साथ होगा, महज सरकार बदलने के लिए नहीं, सरोकार बदलने के लिए। बहुत शुक्रिया सर बात करने की। तो हमारे साथ मनोज का साफ तौर पर कहना है कि जनता ने दर्द झेला है और जनता ही आगामी विधानसभा चुनाव में सरकार को या फिर राजनीतिक दलों को जवाब देगी। कैमरा पर्सन फ्रैंकलिन के साथ प्रशांत यागी, स्वराज एक्सप्रेस, दिल्ली। चुनावों से पहले ऐसा नहीं है कि जेडीयू को ही झटका लग रहा है। आरजेडी से मौजूदा विधायक का मोह भंग हो रहा है। आरजेडी के एक और विधायक ने राजद को बाय बाय कह दिया है। सासाराम के आरजेडी विधायक अशोक कुशवाहा आज लालू यादव की पार्टी से नाता तोड़कर जेडीयू में शामिल होंगे। इसके पहले आरजेडी ने पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में 3 विधायकों को 6 साल के लिए निष्कासित करने का फैसला किया था। इन विधायकों में प्रेमा चौधरी, महेश्वर यादव और फराज फातमी शामिल हैं। ये चारों विधायक आज जेडीयू में शामिल हो जाएंगे। अब खबर छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उपस्थिति में रक्षा श्रेणी के उद्योग की पहली उत्पादन इकाई की स्थापना के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए गए। ये औद्योगिक इकाई भारत सरकार के विभिन्न सशस्त्र सेनाओं जैसे थल सेना, BSF, CRPF और राज्य सरकार के सशस्त्र बलों के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट और हेलमेट का उत्पादन करेगी। मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित एक समारोह में छत्तीसगढ़ शासन के उद्योग विभाग और रक्षा उत्पादों की औद्योगिक इकाई स्थापित करने वाली कंपनी मेसर्स एटमास्टको लिमिटेड के बीच MOU पर हस्ताक्षर किए गए। उद्योग मंत्री कवासी लखमा भी इस अवसर पर मौजूद थे। रक्षा उत्पादों की ये इकाई छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के भिरभाट गांव में स्थापित की जाएगी। इस इकाई में कंपनी की तरफ से लगभग 87 करोड़ 50 लाख रुपए का पूंजी निवेश किया जाएगा। इस उद्योग के माध्यम से लगभग 150 व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा। पहले चरण में रक्षा उत्पादों की ये औद्योगिक इकाई 1-1 लाख बुलेट प्रूफ जैकेट और हेलमेट का उत्पादन करेगी। हमारे ब्यूरो चीफ रायपुर से आवेश तिवारी जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ। आवेश, तो ये जो MOU साइन किया गया है, इसकी क्या क्या जो मेन पॉइंटर्स है, अगर वो आप हमें बता सकें। जी देखिए, आपको बताऊं, छत्तीसगढ़ नक्सल प्रभावित इलाका है और यहाँ पर अर्धसैनिक बलों के और इसके अलावा पुलिस की टीम बड़े पैमाने पर नक्सल इलाकों में तैनात रहती है और इनको तमाम तरह के रक्षा उपकरण की जरूरत पड़ती है। और ये लंबे समय से चल रहा था, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि छत्तीसगढ़ में ये MOU हस्ताक्षर किया गया है। दुर्ग जिले के बीरे घाट नाम का इलाका है, वहां पर बनेगा ये। और सबसे बड़ी चीज ये है कि यहाँ पर स्थानीय स्तर पर बुलेट प्रूफ जैकेट और हेलमेट का उत्पादन होगा। बुलेट प्रूफ जैकेट की खास तौर से नक्सल प्रभावित इलाकों में बहुत जरूरत रहती है। सरकार का कहना है कि ये जो हम जैकेट बनाएंगे और हेलमेट बनाएंगे, ये न केवल अर्धसैनिक बलों को बल्कि सशस्त्र सेनाओं को, थल सेना को, BSF को, इनको भी हम प्रोवाइड करेंगे। और जो आज ये हुआ MOU, इसमें
कंपनी है मेसाटेक मास्टको लिमिटेड और सरकार के बीच ये समझौता हुआ है। 87.50 करोड़ का ये निवेश है और इसको लेकर के बहुत हर्ष है क्योंकि पहली बार छत्तीसगढ़ में कोई रक्षा उत्पादक इकाई जो है वो लगने जा रही है। जी आवेश, शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला स्वराज एक्सप्रेस पर लगातार जारी है। नमस्कार।